हम कहीं नहीं जा सकते क्यों? बिना तो सरिया के हम कहीं हमका एड्रेस को मालूम नहीं। बस से 1 घंटा लगेगा, मेट्रो से 10 मिनट में पहुंच जाते हैं। परफेक्ट है ना सही। जब इतना आसान हो जाएगा तो फिर हम मेट्रो से न चले जाएंगे, कोई 500 रुपए फेंकेंगे हम, तो वही बच जाएंगे हमारे। मेट्रो तो आसान ही है, थोड़ा सा आपको सीखनी पड़ेगी, कितना आपको सिखाएंगे वो चीजें, लेके चलेंगे साथ में। और साफ सुथरी भी होती है, इसलिए लगती है परफेक्ट लगती है। हाँ, सीखने चाहिए, जाने चाहिए, घूमने चाहिए, तभी तो पता चलेगा। आज के समय में जब मेंटल हेल्थ और वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हो चुके हैं, ऐसे में कुछ युवा अपनी सोच और काम से समाज को नई दिशा दे रहे हैं। दिल्ली के शक्कुर बस्ती से आने वाले सूरज बंसल उन्हीं में से एक हैं। शहर के सबसे युवा सोशल वर्कर्स में से एक। उन्होंने वॉइस ऑफ यूथ नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की जो युवा और बच्चों की मेंटल हेल्थ और इमोशनल वेलबींग पर काम करता है। कम उम्र में ही सूरज ने सैकड़ों बच्चों की जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन लाकर यह साबित किया है कि कंपैशन और कमिटमेंट से कोई भी बदलाव संभव है। आइए सुनते हैं सूरज की कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि एम्पैथी ही ताकत है। ट्रेन किया जाए बात करने के लिए स्पेसिफिक मेंटल एरिया प्रिवेंशन। लेकिन आज जिस शख्स से हम बात करने जा रहे हैं, उन्होंने 21 साल की उम्र में अपने दम पर एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करी। तो और ये चीज़ मुझे भी ऐसी लगती है कि पीयर सपोर्ट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस पर्टिकुलर इशू में। इसमें एक और चीज़ मैं थोड़ा फनी वे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि हमने बहुत सारी सीरियस बात कर ली कि जो सेकंड चैलेंज फेस होता है अपनी कम्युनिटी में काम करने या फिर हम लोग एरिया में काम करने के लिए, वो यही है कि सेशन के खत्म होने। अच्छा भाई, आप मुझे बात करी थी ना कि आप अकेले बैठना उसको क्या बोलते हैं, आइसोलेशन क्या होता है। तो ये एक यूथ मेंटल समिट था जिसमें मिनिस्ट्री लेवल पे बात की जा रही थी। मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग के डोमेन में इन्हें इनकॉर्पोरेट किया जाए कि ये फॉर एग्जांपल ये 3 पॉलिसीज है जो मैं चाहता हूँ कि ये इन पर इमीडिएटली काम किया जाए। तो सूरज आप एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं मेरे ख्याल से, जिसका नाम वॉइस ऑफ यूथ है, और वो बस उसके बारे में जानना चाहता हूँ मैं किस पर्पस के साथ आपने स्टार्ट किया था और यूथ आपने पर्टिकुलरली क्यों चूज किया? क्योंकि हमारी टीम में जितने लोग हैं सभी यूथ हैं। मैं और वॉइस ऑफ यूथ एक यूथ लेड कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम लोग कम्युनिटीज में काम करने ट्राई कर रहे हैं। कम्युनिटीज सेंस अर्बन स्लम एरियाज, जहाँ पर हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि यूथ को इंगेज कर पाए। अलग अलग एक्टिविटीज़ हम लोग ट्राई करते हैं कि यूथ को स्पोर्ट्स या फिर डांस, थिएटर, डायलॉग ऐसी एक्टिविटीज़ में इंगेज करें और उनको एक जगह लाके बात की जा सके, जिसमें हम लोग सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात कर सकते हैं, जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, मेंटल हेल्थ हमारा जो मेन एरिया है उसमें काम करने ट्राई करते हैं। तो 2021-22 में उस चीज़ को आफ्टर कोविड में उसको ट्राई कर रहे हैं कि आफ्टर कोविड बहुत यूथ को इशूज़ निकल के आए थे, तो हम लोग ट्राई करें तो उस टाइम से कि यूथ में कैसे इंगेजमेंट करी जाए। तो वहीं से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ की कैसे बात की जाए। हम लोग ट्राई करते हैं कि हम पीयर सर्कल्स में बात करते हैं, जो पीयर सपोर्ट्स होते हैं उन पर कैसे काम करते हैं, यूथ को ट्रेन किया जाए बात करने के लिए स्पेसिफिक मेंटल एरिया सुसाइड प्रिवेंशन। तो वॉइस ऑफ यूथ उसी अराउंड काम करता है। और ये चीज़ मुझे भी ऐसी लगती है कि पीयर सपोर्ट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस पर्टिकुलर इशू में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंसान अगर कोई चीज़ फेस कर रहा है या फिर कोई जद्दोजहद चल रही है उसके जीवन में, तो उसके पास इतना रिसोर्सेज नहीं होते, इतना एक्सेस नहीं होता कि वो डॉक्टर के पास जाए या फिर अपने पेरेंट्स से बात करें। उसको कुछ पीयर सपोर्ट हो जो एक नियरेस्ट टच पॉइंट हो उसके लिए, कि मैं इन्हें फ़ोन करूँगा तो ये तुरंत मेरे पास आ जाएंगे हेल्प करने के लिए। तो मेरे ख्याल से पीयर सपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप वो कर पाते हो तो आई थिंक इट इज़ मोर देन गुड। सेम भाई, मतलब मैं अगर बोलूँगा कि मेरी कम्युनिटी जो वॉलंटियर्स हैं, हमने उनको ऐसे नहीं ट्रेन किया है कि आप लोग बस वॉलंटियर में अपना काम हुआ है उसका काम करो। हमने जो वॉलंटियर उनको ऐसे ट्रेन किया कि हमने पीयर सपोर्ट सर्कल्स बनाए, ठीक है, जिसमें हम लोग ट्राई कर पा रहे हैं कि वॉलंटियर्स को ऐसे बेसिक स्किल्स, बेसिक टर्मिनोलॉजी सिखाई जाए कि उनको लगता है कि कोई इंसान जिसको मेंटल इश्यूज़ हैं उनसे कैसे बात की जा सके, ठीक है, उनकी फैमिली में कैसे बात की जाए, उन्हें हमारे सेंटर्स तक कैसे ले जा सकता है, वो एक हम लोग ट्राई कर रहे हैं। उससे हम बोल रहे हैं पीयर सपोर्ट सर्कल। और जब आप ऐसे ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हो तो वो आप अपने एंड से करते हो या फिर आप साइकियाट्रिस्ट या डॉक्टर्स को भी इन्वॉल्व करते हो इस प्रोसेस में, या फिर अपने एंड से ही? अभी फिलहाल हम अपने एंड से कर पा रहे हैं क्योंकि मेरी टीम में जो लोग हैं वो मास्टर्स साइकोलॉजी कर रहे हैं, कुछ लोग मास्टर्स कर चुके हैं, तो वो वेल ट्रेंड है। मतलब वेल ट्रेंड तो नहीं बोलूँगा, ट्रेंड है। हम लोग भी एजुकेशन उनके पास एजुकेटेड है, हमने भी सेशन प्रोवाइड किए। तो हम लोग जो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वो वेल साइड ऑर्गेनाइजेशन के हैं जो अच्छी जगह पर काम कर रहे हैं। हम लोग उनके रिसोर्सेज यूज़ करके एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम रखते हैं और ऑनलाइन हम लोग प्लान करते हैं कि उनको हम इंटरेक्ट कराएं हमारे ट्रेनर से, हमारे मेंटोर से, तो बात कर पाए चीज़ में। रंज भाई, अगर मैं बात करूँ जब कह रहे हो कि लोगों को कितना पता है, तो जो सेकंड चैलेंज फेस होता है अपनी कम्युनिटी में काम करने या फिर हम लोग एरिया में काम करने के लिए, वो यही है कि लेक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है। लोगों को पता ही नहीं है कि उनको क्या दिक्कतें हैं,
जब हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग कम्युनिटी में सेशन प्रोवाइड करें या फिर वर्कशॉप प्रोवाइड करें, तो हम जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं मेंटल हेल्थ की या फिर एंजाइटी की, डिप्रेशन की, उन लोगों को नहीं पता है। उनको पता है कि उनको चीज़ें हो रही हैं, मगर उनको क्या बोलते हैं वो नहीं पता। हमारा बहुत सारे ऐसे बच्चे आए हैं कि सेशन के खत्म होने के बाद, अच्छा भैया आप मुझे बात करी थी ना कि अकेले बैठना उसको क्या बोलते हैं, आइसोलेशन क्या होता है, ठीक है, और कैसे चीज़ें लगती हैं, तो वो उन बच्चों को बाद में पता लगता है हमारे सेशन के बाद। तो बच्चे वहाँ पर आते हैं हमारे पास, बात करते हैं हमसे कि हमें ये दिक्कतें हैं। और जो दूसरी सेटिंग में अगर बात कर रहे हो स्कूल सेटिंग की, तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि स्कूल सेटिंग में कैसे काम कर रहे हैं। वॉइस ऑफ अभी पिछले कुछ महीनों में दिल्ली के 5 स्कूल में काम कर रहे हैं, और हम लोग स्कूल्स में ट्राई कर रहे हैं कि उनको बेसिक्स मेंटल हेल्थ की ट्रेनिंग दे पाए, या फिर पर ट्राई कर पाएँ कि किस हिसाब से बेसिक मेंटल हेल्थ की बात की जा सकती है। स्कूल्स को मेंटल फ्रेंडली बनाने का हम लोग ट्राई करते हैं। तो हम एक 16 लेसन प्लान का करिकुलम प्लान कर रहे हैं, जो हम लोग स्कूल्स में ट्राई करते हैं डिलीवर करने की, और इन करिकुलम में हर एक चीज़ को प्लान कर रहे हैं। हम इस करिकुलम को प्लान कर रहे हैं जिसमें 16 लेसन प्लान होते हैं, हम लोग प्लान किया है। और इस करिकुलम में हम लोग हर चीज़ ट्राई कर रहे हैं कि सब्सटेंस अब्यूज़ की बात की जाए, और चाइल्ड अब्यूज़ की बात की जाए, या फिर ईव टीजिंग की बात की जाए, मेंटल हेल्थ की बात की जाए, हर एक तरह के लव रिलेशन से लेकर हर एक इशूज़ को हम लेसन प्लान में ऐड कर रहे हैं। और हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि इनको हम लोग एडोलसेंस यूथ जो होते हैं, जो कि 9 से 12 क्लास के बच्चे होते हैं, उनके साथ हम लोग ट्राई कर रहे हैं इसके ऊपर बात करने की, कि मुझे लगता है कि ये एज ग्रुप है जहाँ से बच्चों को मेंटल हेल्थ करें पता लगता है, फील होना स्टार्ट होता है। तो हम लोग ट्राई करें इन यूथ के साथ काम करने का। अभी मैंने देखा कि आप किसी इवेंट को अटेंड करके नहीं गए थे शायद कतर में। जी जी। मैं आपका लिंक्डइन प्रोफाइल थोड़ा सा स्टॉक कर रहा था ताकि थोड़ा आपके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिले, तो थोड़ा उस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताइए, किस चीज़ के ऊपर था और क्या आपने डिलीवर किया। मैं पिछले महीने 28 तारीख को कतर गया था। तो कतर में 6th ग्लोबल मिनिस्ट्री मेंटल का समिट होने वाला था, जिसके लिए हमें बुलाया गया था। जो एक संस्था है CMHLP, सेंटर फॉर मेंटल लॉ एंड पॉलिसी, तो मैं उनके साथ पिछले कुछ साल से हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसी के थ्रू हम लोग वहाँ गए थे। सो ये एक यूथ मेंटल समिट था जिसमें मिनिस्ट्री लेवल पे बात की जा रही थी। तो कतर इसको होस्ट कर रहा था। ये पिछले 6 साल से हो रहा है और अलग अलग देश इसको होस्ट करते हैं। सो हमारा ये मुद्दा था कि मिनिस्ट्री लेवल पे, जैसे कि हमने आपको बताया कि हम लोग ट्राई करें पॉलिसी इंगेजमेंट में काम करने का, सो सेम वही मिनिस्ट्री लेवल पे क्या चीज़ें चेंज की जाती हैं, कैसे वर्ल्ड वाइड काम हो जा रहा है, ठीक है, कैसे अलग अलग देश मेंटल पे काम किए जा रहे हैं। सो मुझे मौका मिला कि इस समिट में पार्ट बनने का, और मैं उस समिट में आई थिंक मेरे ख्याल से आई एम द यंगेस्ट पर्सन जो समिट में था, ठीक है। वैसे मुझे लगता है मेरे से छोटा कोई वहाँ पर था, तो आई एम द यंगेस्ट पर्सन जो होस्ट हो गया था। हम लोग इंडियन डेलीगेट बन के गए थे, जिसमें हमने बात की गई है कि मिनिस्ट्रीज को हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि WHO को ऑल्सो कि यूथ लेड ऑर्गेनाइजेशन कैसे अप्रोच किया जाए, ठीक है। साथ में मेंटल हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जाए, जो हमारे देश में बहुत कम हो रही है, उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। लिव एक्सपीरियंस जो लोग हैं उनके साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने वहाँ पर एक पैनल डिस्कशन करा, जिसमें अलग अलग देशों से, हम 7 देशों से लोग बैठे होते हैं, जो अलग अलग अपनी अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि उनके देश में मेंटल हेल्थ पे क्या काम हो रहा है, कैसे कैसे सक्सेसफुल निकल के आ रही है, और मिनिस्ट्री क्या प्लान कर रही है। साथ में मैं इंडिया से, मैं और मेरे साथ CMHLP की को-डायरेक्टर जैस्मिन कला वो गई हुई थी। तो हम लोग बात कर रहे थे कि CMHLP कैसे काम कर रहे हैं, वॉइस ऑफ ने क्या काम किया है, लिव्ड एक्सपीरियंस कैसे मैटर करता है जब हमें मेंटल में काम करने की ज़रूरत है। तो वही पूरी कॉन्फ्रेंस के दौरान निकल के आया है, और हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि वो जो हमने वहाँ पर एडवाइस दी है वो आगे चल के हमारे देश में भी इम्प्लीमेंट हो, और हमारा देश भी मेंटल हेल्थ को सीरियसली या फिर प्रायोरिटीज़ में रखे। तो जैसे कि आप पब्लिक पॉलिसी को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, जी जी, और इस डोमेन में, मेंटल हेल्थ का जो डोमेन में, कि इसमें बहुत ज़्यादा काम किया जाए, तो यानी कुछ आप ऐसे बता सकते हो कि ये पर्टिकुलर इंटरवेंशन है, फिर पर्टिकुलर स्पेसिफिक ये ऐसी इंटरवेंशन या फिर ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो आप चाहते हो कि मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग के डोमेन में इन्हें इनकॉर्पोरेट किया जाए, कि ये फॉर एग्जांपल ये 3 पॉलिसीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि ये इन पर इमीडिएटली काम किया जाए। देखिए, अगर हम बात करें पॉलिसीज़ की, तो 4 मेन पॉलिसीज़ हमारे इंडियन सेक्टर में काम करती है। मेंटल एक्ट 2027, ठीक है, मेंटल पॉलिसी 2024, ठीक है, नेशनल मेंटल प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट मेंटल प्रोग्राम। ये 4 बहुत मोटे मोटे पॉलिसी मैं बता रहा हूँ। इसकी फिर तो बहुत ऐसी पॉलिसीज जो मेंटल हेल्थ को इनडायरेक्टली कनेक्ट करती हैं, मैं ये बता रहा हूँ जो आपको डायरेक्टली कनेक्ट करती हैं, ठीक है। इनडायरेक्टली तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी ऐसे जो कनेक्ट कर पा रही है। तो ये 4 बेसिक पॉलिसीज़ हैं जो मेंटल हेल्थ को डायरेक्टली कनेक्ट करती है, जिसमें बात की जा रही है मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करने की, मेंटल हेल्थ को इक्वली ट्रीट करने की। जैसे हम फिजिकल हेल्थ को बात कर रहे हैं, वैसे मेंटल हेल्थ की बात कर पाए, मेंटल हेल्थ को इन फेस लाने की, कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ की बात की जा रही है, ठीक है। उसमें और चीज़ें इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी पॉलिसीज़
बनाई गई हैं और इस पर अच्छा खासा फंड भी हमारी मिनिस्ट्री प्रोवाइड करती है। बट मुझे लगता है कि इसमें बस जो दिक्कत आ रही है वो है लेक ऑफ अवेयरनेस कि ये पॉलिसी बनाई गई, ये पॉलिसी अभी की नहीं, 2017 19 से 25 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉलिसी को अभी तक उस कमेटी तक बताया क्यों नहीं जा रहा? कितने लोग हैं जो जानते हैं पॉलिसी काम कर रही है? कितने लोगों को पता है कि हमारी कमेटी का एक कमेटी सेंटर है जहाँ पर हम जाके बात कर सकते हैं? वो एक मुझे लगता है कि इन पॉलिसीज़ में ये गैप है। अगर ये पॉलिसी ठीक तरीके से द्वारा री इम्प्लीमेंट की जाए विद एक लार्ज नंबर ऑफ स्केल अवेयरनेस पे, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कम्युनिटीज़ में लोगों को बताया जाए कि ये हमने एक पॉलिसी निकाली है, आप अपनी कम्युनिटी में, अपने हॉस्पिटल में जाकर इस पर बात कर सकते हैं, तो वो मुझे लगता है कि वो द्वारा काम किया जा सकता है। जाके हमें लगता है कि बजट बढ़ाओ, तो बजट अगर नहीं भी बढ़ रहा है तब भी इस तरीके से काम किया जाता है और मेंटल में एक लार्ज नंबर पे स्केल पे एक इम्पैक्ट आएगा मुझे लगता है। अगर मैं बात करूं कि आपको लगता है कि पॉलिसीज हमारे नियर बाय कैसे हम लोग इस पर पहुंच सकते हैं, फिर कैसे इनको एक्सेस बना सकते हैं, तो जैसे मैंने बोला पहले भी कि आपकी कम्युनिटी के नियर बाय हमेशा एक कम्युनिटी सेंटर होते हैं। उन कम्युनिटी सेंटर्स को स्पेशली बोला जाता है कि आपको एक अडल्ट फ्रेंडली सेंटर भी रन करने हैं, जिसमें एक रूम एक अलग से बनाया जाता है जिसमें अडल्ट फ्रेंडली हेल्थ सेंटर्स होते हैं, जिसे हम बोलते हैं, ये बहुत जगह से दिशा क्लिनिक बोलते हैं अलग अलग शहरों में। तो वहाँ पर बात की जाती है। आप अपने नियर बाय या तो हॉस्पिटल में जाइए या मोहल्ला क्लिनिक है, जो भी आपके नियर बाय सरकारी दवाखाना जिसे हम कह सकते हैं, या फिर सरकारी जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पर जाइए, उनसे आप बात करिए कि सर मुझे ऐसे ऐसे मेंटल इश्यूज निकल के आ रहे हैं, आप मुझे बताइए कि यहाँ पर उस चीज़ को लेके क्या सपोर्ट है। तब आपको पता लगेगा कि यहाँ पर साइकेट्रिस्ट या काउंसलर या फिर कोई आता है, हफ्ते में चाहे 1 दिन आता हो चाहे 2 घंटे के लिए आता हो, बट आता है। आप उनसे जाकर बात करिए, वो या तो आपको मंडे को मिलेंगे या तो ट्यूसडे को मिलेंगे। अगर आपकी कम्युनिटी का नहीं है तो आपके विद इन द 5 किलोमीटर रेंज में, जिस आप कम्युनिटी में रहें उसके 5 किलोमीटर रेंज में एक सेंटर जरूर ऐसा होगा जहाँ पर इस चीज़ की बात की जा रही है। आप बोल रहे हो कि वहाँ पे लोग रीच आउट कर सकते हैं कि लोकली कोई साइकाट्रिस्ट होगा या डॉक्टर होगा, लेकिन अगर हम फिगर्स और फैक्ट्स की बात करें, अगर आंकड़ों की बात करें, तो हम पाते हैं कि इंडिया में फॉर एग्जांपल 1 लाख की पॉपुलेशन पे एक साइकाट्रिस्ट भी नहीं है, जो कि अगर हम WHO का रिकमेंडेशन बात करें तो वहाँ पे 30,000 लोगों पे एक साइकाट्रिस्ट होना चाहिए। तो मतलब ऐसे भी चीज़ें हैं कि मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, या फिर लोग जितने लोग होने चाहिए किसी पर्टिकुलर चीज़ को एड्रेस करने के लिए उतने लोग ही नहीं है। ये मैं मतलब ये ना एक एकेडमिक प्रॉब्लम मैं इसको बोलूँगा, मतलब मुझे लगता नहीं मैं इस चीज़ के लिए सही जवाब देने के लिए सही इंसान हूँ, बट जो मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत हमारे एकेडमिक इशू में निकल के आती है। जितने लोग हमारे जो साइकेट्रिक या काउंसलर या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो मोस्टली ट्राई करते हैं वो लोग या तो वो प्राइवेट सेक्टर में काम करें, ठीक है, जो कि ना कि गवर्नमेंट सेक्टर में आके काम करते हैं, कि गवर्नमेंट में बहुत बड़ा जिसे बोलते हैं धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और जितने भी हमारे पेशेंट रेट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 10,000 पेशेंट पे एक डॉक्टर बैठता है दिल्ली में, या फिर अक्रॉस द इंडिया में कह रहा हूँ। 2,000 पेशेंट पे एक डॉक्टर बहुत मुश्किल पड़ जाता है, उसके लिए वो टाइम टेकिंग देना, ठीक है, हर एक पेशेंट को इक्वली ट्रीट कर पाना, तो वो बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अगर मुझे लगता है कि थोड़ा सा और इस चीज़ में एकेडमी लेवल पे अगर हम लोग अवेयरनेस क्रिएट कर पाए कि कॉलेज में जो बच्चे काउंसलिंग करो, जो बच्चे साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं या फिर जो बच्चे मास्टर्स कर रहे हैं, थेरेपी सेशन के डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, उनको ये चीज़ बताना कि उनके लिए कितना ज़रूरी है ग्राउंड लेवल पे काम करना, तो आई थिंक हम उस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। तो आई एम श्योर जब भी आप पब्लिक किसी इवेंट में जाते हो जहाँ पे पब्लिक पॉलिसी को लेकर डिस्कशन हो रहा है, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो मेरे ख्याल से आप इस चीज़ को लेकर बात भी करते होंगे डेफिनेटली कि यार जितने फॉर एग्जांपल जितने हमारे पास ऐसे प्रोफेशनल होने चाहिए, नर्सेज, डॉक्टर्स जो इस पर्टिकुलर चीज़ को एड्रेस करते हैं, वो उतने नहीं है। जी। तो जब भी आप फॉर एग्जांपल किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से बात करते हो या मिनिस्टर से बात करते हो, तो किस किस्म के मतलब आपको रिस्पॉन्सेस मिलते हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मतलब मेरा तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैंने डायरेक्ट मिनिस्टर से ही पूछ लिया है, ऐसी पब्लिक कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो मैं मतलब ऐसा हम लोग अटेंड करने पहुँच जाते हैं कि हम लोग सोशल स्टूडेंट है, तो मतलब पता हो जाता है कि यहाँ पर ये इवेंट चल रहा है, यहाँ पर ऐसा फलाना मिनिस्टर आ रहा है, आप जाओ। तो हमने बहुत बार ऐसे ट्राई करें कि हम लोग मिनिस्ट्री के लेवल के इवेंट्स पर पहुँच जाते हैं और उनसे हम डायरेक्ट सवाल करते हैं कि सर मैम आपकी ये ऐसी पॉलिसी है, उस पर ये चीज़ें लिखी हुई हैं, कैसे कैसे काम हो रहा है। तो वो हमेशा हमें एक पॉजिटिव नंबर ही देते हैं कि इतना हमने काम कर लिया, इतना हम काम करेंगे और ये आगे ऐसे काम हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ से रिस्पॉन्स आना एकदम बहुत टॉप टू एकदम होता है कि एकदम क्लियर होता है कि पेपर पे सब चीज़ें अच्छी चल रही है और हम उस पर काउंटर करते हैं जब कि मैम ये आपका नंबर ऐसा है, हमने इतने काम किए, आपका इतना बजट आया है, इतना बजट नहीं आया है, तो उस पर आप कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। बट ठीक है, पॉलिसी लेवल पे काम करना लोगों का अलग ही है
कि वहाँ से चीज़ें निकल के कम्युनिटी तक आना मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म पीरियड का टाइम है, इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, जहाँ तक निकली है पॉलिसी वो इम्प्लीमेंट होगी, उसमें क्या है, हमें लगता है कि सेंट्रल मिनिस्टर पॉलिसी बना दी है और डायरेक्ट वो कमेटी में आ जाएगी, ऐसा नहीं है। उस एक चेन के अंदर बहुत लोग हैं, हर एक स्टेज पर हर एक लेवल पे एक लोग आते हैं जिसके थ्रू वो पॉलिसी निकल के आती है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे जो सिस्टम में, इस पूरे जो एक मेंटल हेल्थ का जो इशू है, जी इसमें अवेयरनेस बहुत बड़ा कंपोनेंट प्ले करता है। डेफिनेटली, क्योंकि जब भी हम किसी अलग इशू की बात करते हैं तो उनको लोग इजीली समझ पाते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ ऐसा है जो बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड, कि ऐसा तो कुछ नहीं होता, ये सब बनाई हुई इश्यूज हैं। तो शायद ये भी एक रोल, ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि इतना एक्टिवली इस पे लोग शायद काम नहीं करते। देखिए मेंटल हेल्थ इंडिया में एक चीज़ है जिसको बहुत लोग स्टिग्मेटाइज कर रखा है। एक बहुत बड़ा स्टिग्मा लग जाता है जब आप किसी को ये बोलते हैं कि मुझे मेंटल इश्यूज है, एक आपको अलग नज़र से देखा जाता है, और जो वो टैबू है ना, तो वो लोग उससे बहुत डरते हैं। एक टाइम को ना, अगर आप ना, ऐसा लगता है कि अभी इंडियन सोसाइटी में ऐसा है कि अगर आप किसी का मर्डर करके बैठ जाओगे ना, तो आपको लोग इतना स्टिग्मेटाइज नहीं करेंगे जितना आप किसी को ये बोलोगे यार मुझे मेंटल इश्यूज है, मुझे डिप्रेशन है, मुझे रोने का मन करता है, ठीक है, मुझे अलग अलग बैठने का मन करता है, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता, उसको लोग ज़्यादा स्टिग्मेटाइज करेंगे, कैसे बात कर रहा है, ऐसा नहीं होता, ये है, खासकर आदमियों में, ठीक है। जबकि हमारे इंडिया में अगर मैं बात करूँ, एक दिन में अगर मैं कम से मान लीजिए अगर आपकी 11 सुसाइड हो रही है तो 11 में से 8 से 9 लोग मर्द होते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को कैसे वो हम लोग कर पा रहे हैं, वो बहुत मुद्दा निकल के आता है कि लोग, कितने लोग हैं जो मेंस मेंटल हेल्थ पे काम कर पा रहे हैं। हमारे इंडिया में बहुत कम चीज़ों को सपोर्ट किया जा रहा है जो मेंटल हेल्थ में काम कर रहे हैं, खासकर जो मेंस मेंटल हेल्थ में काम कर रहे हैं, कि पैट्रियार्कल डोमेन के अंदर एक सब डोमेन हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि पैट्रियार्कल सिस्टम ऐसा बना रखा है इंडिया में कि हमारे पैट्रियार्कल सिस्टम के हिसाब से इंडिया में मेंस को किसी चीज़ की नीड नहीं है, वो खुद ही इतने कैपेबल हैं कि अपने लिए हर चीज़ कर सकते हैं। तो उस हिसाब से इंडिया में मेंटल हेल्थ पर काम नहीं हो रहा है, इसलिए हमारे इंडिया में बहुत खासकर सुसाइड रेट बढ़ रहे हैं। मेंस में अगर आप देख लीजिए, जैसे सुसाइड में ख्याल से 3rd लार्जेस्ट कॉज है डेथ का, उसमें अगर आप थोड़ा सा और देखिए, 2nd लार्जेस्ट कॉज ऑफ वुमेन डेथ भी सुसाइड ही है। उस चीज़ को बहुत, मेरा मानना बहुत ज़रूरी है, जब तक आप इसको नॉर्मलाइज नहीं करोगे। नॉर्मलाइज इन सेंस कि इट्स ओके टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, बहुत सिंपल सा वर्ड में बोलूँ, अगर एक लाइन बोलूँ तो ये हो सकती है कि इट्स ओके टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, बहुत नॉर्मल है, और मेंटल हेल्थ हर किसी की मैटर करती है, ये मेरा मानना है। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का टैगलाइन यही है कि मेंटल हेल्थ मैटर, कि वो किस इंसान की है, किस कम्युनिटी से निकल के आ रही है, वो मैटर नहीं करती, पर हर किसी की मेंटल मैटर करती है। और आजकल तो काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन भी चल रहा है कि जो अपने एम्प्लॉयज़ को हायर करती है वो इमोशनल इंटेलिजेंस भी देखती है, जिसमें इंसान इमोशनली किस स्टेट से गुजर रहा है, और अलग अलग तरह के टेस्ट भी होते हैं जो एक तरीके से चेक करते हैं कि इंसान इमोशनली मेंटली फिट है या नहीं, रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन हिज टेक्निकल एबिलिटीज, हिज ओवरऑल टेक्निकल एबिलिटीज। तो मैं वो चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जैसे कि एज 21 के आसपास है, तो आपको देखने का लोगों का जो परसेप्शन है वो समय के साथ चेंज भी हुआ होगा। डेफिनेटली। फॉर एग्जांपल 3 साल पहले लोग आपको अलग तरीके से देखते होंगे कि ये किस तरीके से डील कर रहा है, लेकिन जब लोगों ने आपके काम के बारे में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के इम्पैक्ट के बारे में देखा, तो परसेप्शन किस तरीके से चेंज हुआ, किस तरीके से लोगों के आपके प्रति इंटरेक्शन बदले, तो थोड़ा उसके बारे में किया कि पहले उससे ऐसे बात करता था और अब थोड़ा सा चेंज आ गया इसके बिहेवियर में। अगर पहले की बात भी करूँ तो हम लोग कभी भी खाली हाथ नहीं गए किसी के पास। खाली हाथ इन सेंस कि मुझे ये लगता है कि अगर मैं ऐसा खाली हाथ चला बोलूँ कि मैं, मेरी कम्युनिटी में ऐसा दिक्कत है, तो लोग नहीं सुनेंगे। मैं अभी 21 साल का हूँ, ठीक है, मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैं पॉलिसी एंगेजमेंट में ट्राई कर रहे थे, जब लोग मेंटल में काम करने की कोशिश कर रहे थे। 18-19 साल का लड़का समझाने की कोशिश कर रहा है किसी को मेंटल इश्यूज़ के क्या होते हैं। हमने ये प्लान किया कि हम लोग बाय फैक्ट, बाय रिसर्च जाएंगे कि हमारी कम्युनिटी में इतना दिक्कत हुई है, ये पॉलिसी है, ये इस तरीके से काम करती है, इतना बजट है। अगर मैं वो फैक्ट, पॉलिसी सब कुछ लेके जा रहा हूँ तो लोग मेरी एज को नहीं, मेरे जो रिसर्च है उसको ज़रूर समझेंगे कि हाँ ये लड़का लेके आया है, ये चीज़ें हैं। हमने उस चीज़ को ट्राई किया, हमने एक बहुत अच्छा डाटा बनाया, एक अच्छी रिसर्च करी, कम्युनिटी में लोगों से बात करी, उनसे पूछा कि उनको क्या दिक्कतें हैं, कितने उन्हें रिसोर्स मिल पा रहे हैं। वो हमने एक प्रॉपर प्लान किया और वो डाटा लेके हम जाते थे मिनिस्ट्री के पास, या मिनिस्ट्री बोले या फिर ऑर्गेनाइजेशन बोले कि सर ये दिक्कतें हैं, आप ये डाटा चेक करिए, ये रिपोर्ट्स हमारे पास, इतना नंबर निकल के आ रहा है। तो लोगों को लगता है कि हाँ इस इंसान की अगर एज छोटी है मगर इसका डाटा अच्छा है तो हम उससे बात कर सकते हैं, फैक्ट बेस्ड बात करते हैं जी। अभी तो फिलहाल ऐसा है कि पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं, जितना एक्सपीरियंस गेन कर लिया, अभी तो फिलहाल तो ऐसा है कि अब तो लोग सुनते हैं डायरेक्टली क्या अगर ये इंसान आया है
सूरज आया है तो कुछ बात लेके ही आया होगा, खाली हाथ नहीं आया होगा। बट मैं अभी फिलहाल भी मैं अभी प्रॉपर फैक्ट बेस्ड बात करता हूँ कि हाँ ये चीज़ है, मैं इस पर बात कर रहा हूँ। मैं खाली हाथ नहीं जाता हूँ किसी के पास, मैं ये चीज़ लेके जाता हूँ कि सर ये आपकी रिपोर्ट है, इसमें आपने ये लिखा हुआ है, इसमें ये चीज़ें हुआ है, आप मुझे बताइए कैसे कैसे काम हो रहा है। और जैसे आपका रिसर्च होता है, ये जैसे आपने जी। बताया कि मैं फैक्ट के बेसिस पे बात करता हूँ, तो रिसर्च करने में या फिर पूरा जो रिपोर्ट मेकिंग है, इसमें कौन आपकी मदद करता है? हाँ, हमारी पूरी टीम है, हमारी पूरी टीम है जो रिसर्च टीम है हमारी, जो पूरा काम करते हैं कि कितनी सारी पॉलिसीज़ हैं, स्कूल्स में कैसे काम हो रहे हैं, कितने बच्चे इस पर इम्पैक्ट हुए हैं नेशनल लेवल पे या फिर वर्ल्ड वाइड पे, कैसे काम हो रहे हैं, कौन से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, वो मेरी टीम मुझे रिसर्च करके देती है। हम उस पर डिस्कशन करते हैं कि अच्छा ये पॉइंट हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, ये पॉइंट हम लोग नहीं करते हैं, या फिर हम लोग ऐसे भी ट्राई करते हैं कि ये पॉइंट रखो जिसमें पॉलिसी मेकर से हम लोग इंगेजमेंट कर पाए। हम लोग ऐसे भी ट्राई नहीं करते हैं कि पॉलिसी मेकर कुछ गुस्सा आ जाए कि इतना इतना काम किया, इतना इतना नहीं। एक तो हम लोग यूज़ करते हैं, वो हम लोग डाटा प्रॉपर निकल के आता है, हम लोग उसमें से कुछ डाटा सेलेक्ट करते हैं कि ये डाटा यूज़ करेंगे। तो हमारी पूरी रिसर्च टीम है, हमारी कोर टीम है, वो उसको प्लान करते हैं कि ये क्वेश्चन है, ये जाके हम पूछेंगे उनसे। तो पूरे सिस्टमेटिक वे जी। में मतलब काम चलता है आपका। जी। तो हम लास्ट पार्ट पे आते हैं अपने पॉडकास्ट के, जैसे कि आप पब्लिक पॉलिसी में भी काम करना चाहते हैं और कम्युनिटी के साथ भी काम करना चाहते हैं, बट इन द लॉन्ग रन आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ पे देखते हैं कि फॉर एग्जांपल 5 साल बाद या 10 साल बाद वॉइस ऑफ यूथ का जो इम्पैक्ट हो जी। मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग के जो स्पेस में, जी। वो किस तरीके से हो, किस तरीके का ये रोल प्ले कर रहा हो? देखिए, मैं वॉइस ऑफ यूथ को हमेशा, जैसे मैं पहले बोला कि वॉइस ऑफ एक यूथ लेड और कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो वॉइस ऑफ यूथ वो कभी नहीं खोएगा। हम लोग चाहते हैं कि नए यूथ आए जो मेंटल हेल्थ को इनिशिएटिव लिए, ठीक है, उस पर काम करें। मैं उसमें ये चाहता हूँ कि अगर कल को मैं यहाँ पर मैं न रहूँ तो मेरी जगह कोई और इंसान बैठा हो जो वॉइस ऑफ यूथ को लीड कर रहा हो और ये बोले कि हाँ हम लोग इस पर काम करेंगे, मेंटल हमारे लिए उतनी मैटर करती है, ठीक है। वो एक यूथ निकल के आए, उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। मैं हर एक कम्युनिटी में ऐसे यूथ में चाहता हूँ जो मेंटल हेल्थ को इंपॉर्टेंस दें, उस पर काम करें। और अगर आप पॉलिसी लेवल पूछें तो हम लोग, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं कल को जाके एमपी बन जाऊँ और मैं वहाँ पर जाके न्यू पॉलिसी लिखना स्टार्ट कर दूँ। नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए कि हमारे जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, जो पॉलिसीज बना रहे हैं, उस पॉलिसी इंगेजमेंट में यूथ को ऐड किया जाए, हमें एक बेनिफिशियरी की तरह ना देखा जाए। हमारे पास उतना कॉन्फिडेंस, उतनी नॉलेज है कि हम आपको एडवाइस कर सकते हैं कि अगर ये चीज़ हमारे लिए बन रही है तो इसमें हमारे लिए क्या और अच्छा हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि वॉइस ऑफ यूथ उस इंगेजमेंट में रहे। तो एज ए बेनिफिशियरी के साथ साथ एज ए पार्टिसिपेंट भी हम जी। एक रोल प्ले करें। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। एक और चीज इसमें कि अगर कोई बच्चा या फिर कोई यंगस्टर इस जी। आपके एनजीओ के बारे में, आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना चाहता है या फिर जी। किसी ना किसी कैपेसिटी में काम करना चाहता है, तो किस तरीके से कर सकता है? मतलब कोई क्या उसके लिए टच पॉइंट्स होगा उस बारे में? टच पॉइंट आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको हर जगह मिल जाऊंगा, लिंक्डइन, फेसबुक, हर जगह पे मैं हूँ। आप मुझे डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, मेरा नाम सूरज बंसल है, आप गूगल करेंगे तो भी मिल जाऊंगा मैं आपको। वरना हमारा इंस्टाग्राम का पेज है वॉइस ऑफ यूथ, ठीक है, वॉइस ऑफ यूथ डालेंगे, उसके नीचे हमारा एक रजिस्ट्रेशन लिंक डाल रखा है बायो में, आपको बायो में लिंक दबाइए, आपको फॉर्म मिल जाएगा, आप फॉर्म फिल करिए। विद इन द 2 डे हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी कि आप कैसे कैसे हमारे साथ काम कर पा रहे हैं, और हम उनको सबको हम लोग अपनी टीम में रखने की कोशिश करते हैं। ओके। और लास्ट कोई क्वेश्चन सूरज, यदि कोई यंगस्टर या फिर सोशल सेक्टर का जो स्टूडेंट है जी। वो मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग में ही काम करना चाहता है, जी। तो आप उसे क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर आप इस पर्टिकुलर डोमेन को चूज कर रहे हैं जी। तो 2 या 3 चीज का ध्यान रखें, या फिर 2 या 3 फॉर एग्जांपल स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, मतलब क्या सजेस्ट करेंगे आप उसे? देखिए, मेंटल हेल्थ में काम करना इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। जिन लोगों को लगता है कि मेंटल में काम करना बहुत बड़ी बात है, बहुत नॉर्मल है इसे मेंटल में काम करने का। जो भी यंग सोशल वर्कर या फिर जो भी सोशल वर्कर या फिर जो भी काम करना चाहते हैं इस सेक्टर में, मैं उनको एक बहुत बेसिक एडवाइस देता हूँ कि 3 चीज़ों पे काम करो। 3 चीज़ें मेरे एक प्रोफेसर ने समझाई थी, तो 3 चीज़ पे काम करो, आपको कभी और किसी चीज़ जरूरत नहीं पड़ेगी। एक होता है आपका डॉक्यूमेंटेशन, दूसरा होता है आपका कम्युनिकेशन, तीसरा होता है आपका कनेक्शन। इन 3 चीज़ पे काम करना सीखो, आप अच्छे से हर जगह अच्छे लेवल पे काम कर पा रहे हो। अगर आपने 3 चीज़ पे स्किल्स बिल्डिंग कर ली अपनी, अच्छे से काम करना सीखे, तो आप हर एक चीज़ पे काम कर सकते हो। और बात रही मेंटल हेल्थ की, तो मुझे लगता है मेंटल हेल्थ में काम करना एक पॉइंट में आपको इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस कोर्स के लिए काम कर रहे हो, मतलब क्या वो ज़रूरत कितनी ज़रूरी है काम करने के लिए। कि मुझे लगता है कि मैं मेंटल में इसलिए काम कर रहा हूँ कि मेरी कम्युनिटी में वो लोग नहीं है जो इस चीज़ को इन्फ्लुएंस ले पाए, मतलब एक नए फ्रंट फेस पे वो चीज़ ला पाए, तो मैं उसलिए काम कर रहा हूँ कि अपनी कम्युनिटी में करने का। आप मेंटल में पहले इसलिए आइए कि आपको पता होना चाहिए मेंटल कितनी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनके लिए आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो उसके एक तरीके से आपको फर्स्ट अपने एंड से स्टडी करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा कि ये क्या इशू है और इसके बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। डेफिनेटली भाई, पढ़ना एक बहुत ज़रूरी है, और दूसरा एक होता है लिव्ड एक्सपीरियंस। बिल्कुल बिल्कुल। लिव्ड एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी को लिव्ड एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, ना मेरे घर से तो ना ही हो किसी को, मगर जो इंसान एक लिव्ड एक्सपीरियंस से आता है मेंटल हेल्थ की, तो उसको पता होता है कि उसको कितनी ज़रूरत है उस चीज़ की, और शायद वो बेटर तरीके से रिलेट कर सकता है, एम्पैथाइज कर सकता है बाकी वही बच्चों के वही। साथ। तो सूरज, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यदि आप कुछ एंड में कहना चाहे तो कह सकते हैं, तो हम उसका रैप अप कर सकते हैं। थैंक यू रोहित भाई, थैंक यू, अपने आप बुलाया। बस मैं एंड में इतने बोलूँगा कि वही है कि मेंटल हेल्थ मैटर्स हर एक इंसान की, हर एक कम्युनिटी में उतनी मेंटल मैटर करती है जितना एक इंसान अगर एक स्लम एरिया में रह के बात कर रहा है अपने मेंटल हेल्थ इशूज़ की, तो उसको भी उतनी ही इंपॉर्टेंट दी जाए जितना एक 5 PHK में रहने वाले लोग बोल रहे हैं कि मेरी मेंटल इश्यूज़ ख़राब है। तो मेरा बस यही एक आग्रह है लोगों से कि हर एक किसी की बात को इम्पोर्टेंस दी जाए, उतना ही मैटर रखा जाए और उतना ही इम्पोर्टेंस दी जाए। मैं वही एक हम लोग प्लान कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हर किसी की मेंटल पे हम इक्वली काम कर पाएँ। जैसे करंटली आपने बताया कि आप 2 फ्रंट्स पे काम कर रहे हैं। एक आप कम्युनिटी बेस्ड काम कर रहे हैं जिसमें आप एक्टिविटीज़ करते हैं, सेशंस करते हैं बच्चों के साथ। एक आप पॉलिसी लेवल पे काम कर रहे हैं, पॉलिसी एडवोकेसी में। तो इन द लॉन्ग रन आप कहाँ पे देखते हैं वॉइस ऑफ यूथ को कि आप इस तरीके से सोसाइटी में इस इशू पर कंट्रीब्यूट कर रहा है? हाँ भाई, मैं जैसे आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में कि वॉइस ऑफ यूथ एक यूथ लेड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो मेरा इन फ्यूचर भी यही प्लान है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो यूथ लेड, जो यूथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो इन्फ्रेंट आए उस चीज़ को लेके कि हम मेंटल पे काम करना है, वो उस चीज़ को पूरी ऑर्गेनाइजेशन रन करें कि कैसे हमारे अलग अलग कम्युनिटीज़ में यूथ को ट्रेन कर पाएँ और यूथ को पता हो कि मेंटल इश्यूज़ क्या है। हर कम्युनिटी में हम लोग ये नहीं करें कि मैं एकदम चेंज ही कर दूंगा, बट उन्हें बेसिक्स आइडिया हो मेंटल हेल्थ के बारे में, बात करने के बारे में कि कैसे मेंटल हेल्थ बात कर पा रहे हैं। यूथ को पीयर सपोर्ट ग्रुप हम लोग कम्युनिटी में जो कोशिश कर पा रहे हैं, आगे इन फ्यूचर में हमारा वही प्लान रहेगा कि हम दिल्ली की हर कम्युनिटी में काम कर पाएँ और दिल्ली और फिलहाल बाकी अगर हम लोग शहर में कोशिश कर पा रहे हैं वहाँ पर हम लोग पहुँच पाए। और जो दूसरा मुद्दा हमारा पॉलिसी इंगेजमेंट है, क्योंकि मुझे लगता है कि पॉलिसी इंगेजमेंट में हमेशा क्या होता है, यूथ को बेनिफिशियल देखा जाता है कि उनके लिए पॉलिसी बना रहे हैं तो उनका बेनिफिट ही है उसमें। मैं चाहता हूँ कि वॉइस ऑफ यूथ पॉलिसी इंगेजमेंट में ना किसी बेनिफिशियल का काम किया जाए। हम लोग पॉलिसी इंगेजमेंट में काम कर सकते हैं, हम लोग एडवाइस में भी काम कर सकते हैं, उसमें हमारा कुछ रोल हो, हम लोग उसमें एडवाइस दे पाए कि सर अगर आप हमारे लिए पॉलिसी बना रहे हैं एज अ यूथ, अगर मेरे लिए कोई पॉलिसी बन रही है तो मुझे एडवाइस देने का उसमें हक हो कि अगर ये चीज़ ऐसे बन रही है तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इससे मुझे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। तो वॉइस ऑफ यूथ इन फ्यूचर अगर हम लोग कोशिश कर पा रहे हैं उसमें भी काम करने का ट्राई करेंगे। तो बेसिकली आप चाहते हैं, आपका जो विजन है जी, ये वॉइस ऑफ यूथ जो है वो बेनिफिशियरी के साथ साथ एक एक्टिव पार्टिसिपेंट का भी रोल प्ले करे। जी, और हमारी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट एंड आई होप कि हम इस कॉन्वर्सेशन को दोबारा कर सकें। डेफिनेटली। और जब वो कॉन्वर्सेशन दोबारा हो तो आपके पास और भी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हो हमारे साथ शेयर करने के लिए, जी। ताकि ऑडियंस भी और मैं भी काफ़ी कुछ जान सकूं और सीख सकूं।